रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। राज्य के सियासी इतिहास में बीजेपी को 27 साल बाद मौका मिला है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का। 2 दशकों से अधिक समय के चक्र ने दिल्ली बीजेपी को मानो सियासत के तमाम सूत्र सिखा दिए। रेखा गुप्ता बीजेपी की खोज है और इस खोज के पीछे उनका लंबा सियासी तजुर्बा रहा है। बहन के लिए, मेरी हर साथी के लिए एक प्रेरणादायक कहानी हो सकती है। बहुत बहुत बधाई ना। बहन जी नमस्ते। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिला है। सत्ताईस साल बाद दिल्ली के जनादेश ने सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया है। सत्ताईस साल बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। इस उत्साह ने सियासत के उत्सवों का सलीका बदल के रख दिया, भव्य और अद्भुत। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मोदी जी ने जो एक ये ग्रेटफुल एक वो लिया है महिलाओं के लिए, बहुत ही अच्छा लिया है। हमें मतलब गर्व महसूस हो रहा है कि वो महिलाओं के लिए इतना अच्छा सोचते हैं, हमेशा से ही सोचते हैं। 27 साल बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, आज कमल खिला है, सबको खुशी मिल रही है। सीएम जो हमारी रेखा गुप्ता दीदी जी बनी हैं कि वो आगे पद पर अग्रसर करेंगी। हर एक मार्कोट जितने भी कार्य दिल्ली में पेंडिंग है उनको पूरा करेंगी और जो भी है वो प्रगति करेंगी दिल्ली में। अब जो है दिल्ली प्रगति करेगा। हम तो यही चाहेंगे कि जो हमारी बहन आई है वो हर कार्य पर सफल उतरेंगी और हमारे साथ ही रहेंगी। सब काम हो जाएगा। अभी काम तो शुरू हो गया, देखो ना, आप खुद ही देख लो। यमुना साफ हो रही है तो नाले की तो क्या बात है। हाँ, यमुना एकदम क्लियर काम हो रहा है तो नाले तो कोई बात ही नहीं है बड़ी, वो तो हो जाएंगे तुरंत ही। 27 साल बाद बीजेपी को मिली है दिल्ली की सत्ता और जनता ने सिर्फ बीजेपी को चुना ही नहीं है, बीजेपी के विरोधियों को राजनीति के नेपथ्य में फेंक दिया है। भारत माता की वंदे। रेखा जी जिस पद्धति से चुनी गई उसमें एक चीज जरूर स्पष्ट हो जाती है कि एक विचारधारा के लोगों को ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी अब बड़े बड़ी पोस्टों में भेज रही है। उनके जो पीछे के वक्तव्य दिखे हैं, वाक्य दिखे हैं, पर चलिए देखेंगे। वो अभी तो उनको मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग आंकेंगे और आशा करते हैं कि अच्छा काम करेंगे दिल्ली में। ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व मिल रहा है, क्योंकि ये सच्चाई है कि आजादी के इतने साल बाद भी अगर आप चाहे लोकसभा में देखिए, आप देश भर की विधानसभाओं में देखिए, आप देश के मुख्यमंत्रियों में देखिए, तो आज इकलौती महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं। तो ये देश की महिलाओं के लिए खुशी की बात है कि रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है। और मैं ये भी उम्मीद करती हूं कि जो महिलाओं को वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि वो 2500 रुपए दिल्ली की हर महिला को सम्मान राशि देंगे, और ये पहले ही कैबिनेट में पास होगी और 8 मार्च जो महिला दिवस है उस तक दिल्ली की महिलाओं के खाते में आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूं कि एक महिला होने के नाते इस वादे को सबसे पहली प्राथमिकता के साथ रेखा गुप्ता जी पूरा करेंगे।
बीजेपी की नई मुख्यमंत्री की शपथ भी एक इतिहास बन गई। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। शपथ के एक सामान्य कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया था। हर राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, केंद्र में सरकार चलाने में साथ दे रहे हैं वो भी पहुंचे थे, और अलग अलग राज्यों में जो सहयोगी हैं वो भी रेखा गुप्ता को शुभकामना देने पहुंचे थे। डबल इंजन सरकार दिल्ली में आ रही है। मुझे लगता है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने दिल्ली के विकास के लिए आशीर्वाद दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो दिल्ली आपदा की सरकार जो थी वो हटाई है और यहाँ पे डबल इंजन की सरकार आ गई है। मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूँ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है, और रेखा गुप्ता जी से मैं पूरी तरीके से यही कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत बधाई, और साथ में जो पूरी दिल्ली ने उनको चुना है बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत आशाओं के साथ, तो वो उसके ऊपर खरी उतरे, यही आशा करती हूँ। ऐतिहासिक प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संदेशा दिया है पूरे विश्व को, ऐतिहासिक दिया है। राजधानी में महिला मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति महिला, इससे शानदार क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्साह के महापर्व में इसे बदल दिया था। दिल्ली के रामलीला मैदान की चौहद्दियां इस आराधना की गवाह बन गई थी। बहुत अच्छा लग रहा है कि मोदी जी ने मतलब महिला मुख्यमंत्री मतलब चुन के जो हमारे देश में लाई है, बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ जी, दिल्ली में बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि महिला को मतलब जो सम्मान दिया है मोदी जी ने, बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली की सीएम है जो महिला बनी है। एज अ सीएम लेडी, पहली भी वो 4th सीएम लेडी बनी है, तो हमें काफी उम्मीद है, स्पेशली मैम वुमेन सेफ्टी पे वो काम करें, ऐसे हमारा सोचना है। पर्सनली एज अ स्टूडेंट हम ये भी चाहते हैं कि एजुकेशन पे वो ध्यान दें और हमारे लिए कुछ करें। महिला सशक्तिकरण को उन्होंने कई सालों से बहुत ऊपर उठाया हुआ है, और ये रेखा गुप्ता जी का बनना इसी की एक और मिसाल है। मतलब इतना हम सब अपने आप को सीएम महसूस कर रहे हैं, हम सब यही लग रहा है कि हम एक सीएम है। और आज जो मतलब कि मोदी जी ने जो हमें ये तोहफा दिया है ना, और ये दिल्ली के हर एक महिला के लिए, और सिर्फ महिला ही नहीं है, महिला के बाद जो हमारे जो एक बोलते ना जेंडर इक्वलिटी, उसको भी इन्होंने दिखा दिया है। हमारे बीच में सीएम बनकर आया, और हमारी बहुत ही प्यारी दीदी हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और उनसे बहुत पूर्ण विश्वास है कि वो दिल्ली को भी आगे बढ़ाएंगी और हम बहनों को भी आगे बढ़ाएंगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। ये एक ऐसा जुटान था जिसमें सबने अपने आप को आमंत्रित मान लिया था, और इस आमंत्रण के सैकड़ों रंग रामलीला मैदान में बिखर गए। सत्ताईस साल बाद दिल्ली में बीजेपी को रास्ता मिला है। दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। शपथ के बाद बीजेपी के नेता वहां पहुंच गए जो केजरीवाल की कमजोर नस है। केजरीवाल पूरे चुनाव में यमुना की सफाई से भागते रहे, अपने वादों से भागते रहे। केजरीवाल पूरे चुनाव में प्रदूषण से भागते रहे। आपके नेता पूरे चुनाव में भ्रष्टाचार पर भागते रहे। दिल्ली के आसपास जितनी सरकारें हैं वो बीजेपी की हैं, आसपास है ना। पोल्यूशन को लेकर अरविंद केजरीवाल जो बातें अभी तक करते रहे, क्या बीजेपी भी वही बातें दोहराएगी कि देखो भाई पंजाब से धुआं आ गया? कतई ही नहीं, क्योंकि बीजेपी बहानेबाज पार्टी नहीं है। ये वो पार्टी नहीं है जो काम नहीं करती और दोषारोपण किसी दूसरे पे करती है। अब आप देखिएगा, हरियाणा के साथ भी समन्वय बनाया जाएगा, यूपी के साथ भी समन्वय बनाएगा, केंद्र सरकार के साथ कोई झगड़ा नहीं होगा। और नितिन गडकरी जी ने तो ये गारंटी दी है कि 5 साल के अंदर अंदर वो जो आप कचड़े के बड़े बड़े पहाड़ देखती है ना, उनका भी निवारण होगा और पराली का भी निवारण होगा। एक बात तो सच है कि बीजेपी के वादों ने उनके विरोधियों की राजनीति को रसातल में पहुंचा दिया है। बीजेपी ने जताने की कोशिश की चुनाव जीतने के बाद से वो काम में लग गए और बिना किसी भेदभाव के लगे रहेंगे। रेखा गुप्ता ने जोर देकर कहा है कि वो सबकी मुख्यमंत्री हैं और सबके लिए उपलब्ध हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। इस बात को बीजेपी भी अच्छी तरह समझती है कि इस बार बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल से आगे जाकर इम्तिहान देना होगा। केजरीवाल 10 सालों में कभी भी केंद्र सरकार के साथ तालमेल बनाकर नहीं रख पाए। अब दिल्ली में भी बीजेपी और केंद्र में भी बीजेपी, और उसका चेहरा है रेखा गुप्ता। सवाल बस इतना है कि मुकद्दर बदल देने के जो सपने भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए हैं, उसकी मंजिल 5 साल बाद क्या होने वाली है। लोग इंतजार में हैं कि उनकी पोटली में नया क्या है, और विरोधी इंतजार में है कि रेखा गुप्ता की अगली निगाहें कहां हैं। सीएम के नाम पर सरप्राइज देना बीजेपी का स्टाइल रहा है। जीते हुए राज्य में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे डिकोड कर पाना हर किसी के लिए नामुमकिन रहा है। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पार्टी दिल्ली की कमान किसे सौंपने जा रही है, आखिरी लम्हे तक इस पर सस्पेंस बना रहा। दिल्ली सीएम रेस के सस्पेंस को बीजेपी ने काफी देर तक बनाए रखा, और जब नाम का ऐलान हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद जो मिला है वो बहुत बढ़िया लगा, हमें बड़ी खुशी है। बेटी ने मनाया, बेटे बहुत खुशी बनाई, हमारा काम का नाम रोशन कर दिया। दिल्ली को विकास के अंदर आगे लेकर जाने वाली ऐसी रेखा गुप्ता को बनाकर हम पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। चमकता चेहरा, आंखों में चमकती मुस्कान और साथ में आसमान पर उत्साह। जिस दिन से दिल्ली के नतीजे आए थे, उसी दिन से बीजेपी में मुख्यमंत्री की खोज चल रही थी। दिल्ली की सियासी जमीन पर इस पद के दावेदार चप्पे चप्पे पर अपने गुणों के वटवृक्ष के साथ खड़े थे। रेखा गुप्ता की तो चर्चा तक नहीं थी, लेकिन विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता की खोज हो गई। नमस्ते। विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। 3 प्रस्तावक थे, वरिष्ठ नेता प्रदेश सरकार जी, सतीश उपाध्याय जी और वीरेंद्र गुप्ता जी, अनाउंस भी कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद ने अनुमोदन किया। सर्वानुमति से विधायक दल के नेता फ्री जा रहे अब हम सभी जा रहे हैं विधायक भवन। अरे रुक जाओ सर्वर 7 नहीं है, कर फ्री जा रहे। 50 साल की उम्र, पहली बार विधायक और पहली ही विधायकी में सीएम। रेखा गुप्ता की खोज ने बड़े बड़े लोगों को हैरान कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो उनके सामने ये है कि वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। उसके पहले शीला दीक्षित ने 15 साल दिल्ली में राज किया, कुछ महीने तक सुषमा स्वराज भी मुख्यमंत्री रही, फिर आतिशी मारलेन रही। तो उनका जब मूल्यांकन होगा तो उनके सामने ये तीनों मुख्यमंत्री जो उनकी पूर्ववर्ती थी उनके कामकाज को देखा जाएगा और उसके आधार पर उनकी तुलना की जाएगी। और सबसे ज्यादा तुलना उनकी शीला दीक्षित के कामकाज से की जाएगी, क्योंकि शीला दीक्षित का जो 15 साल का शासन है उसने दिल्ली की तस्वीर बदली थी, और वो भी महिला थी, ये भी महिला है। तो एक तो सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने ये है कि उनको शीला दीक्षित से बड़ी लाइन खींचनी है रेखा जी को। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री के दावेदारों में वो कहीं नहीं थी, लेकिन इस खेल में रेखा गुप्ता की तकदीर की लॉटरी लगेगी
किसी को नहीं पता था। शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री दोबारा मिला, जो रेखा के रूप में मिली। और रेखा एक ऐसी महिला, काम करने वाली, दिल्ली को विकास के अंदर आगे लेके जाने वाली, ऐसी रेखा गुप्ता को बनाकर हम पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शालीमार बाग के सारे लोग बहुत ही उत्साहित हैं। शालीमार बाग के सब लोग बहुत उत्साहित हैं और उम्मीद है कि शालीमार बाग की तो स्पेशल तरक्की होगी, दिल्ली की तो तरक्की होगी। रेखा गुप्ता का जन्म 1974 में हरियाणा के जींद जिले के नंदगढ़ गांव में हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय जय भगवान जिंदल और माता उर्मिला जिंदल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पिता की नौकरी लगने के बाद उनका परिवार 1976 में दिल्ली शिफ्ट हो गया था। हालांकि अब भी उनका परिवार जुलाना में कारोबार करता है। संगठन और क्षमता ही रेखा गुप्ता की सबसे बड़ी योग्यता है। दिल्ली विश्वविद्यालय से शुरू हुई राजनीतिक यात्रा मुख्यमंत्री की शपथ के शुक्राने तक पहुंचा है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि हरियाणा के एक सोए हुए कस्बे से दिल्ली की राजनीति को नया रास्ता मिला है। रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान हुआ तो पूरा गांव झूमने लगा। उन्नीस 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। 1995-96 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव और 1996-97 में इसके अध्यक्ष रहे। 2002 में बीजेपी में शामिल हुई और पार्टी की युवा शाखा की राष्ट्रीय सचिव रही। रेखा गुप्ता ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की महिला शाखा की प्रभारी के तौर पर भी काम किया है। रेखा गुप्ता महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। रेखा गुप्ता यूं ही नहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई। 2007 में पीतमपुरा से पार्षद चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए काफी काम किए। वो रेखा गुप्ता ही हैं जिन्होंने सुमेधा योजना जैसी पहल शुरू की, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिली। 2007 से 2009 तक MCD में महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की 2 साल तक अध्यक्ष रही। 2009 में दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव रही। 2010 में बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य की जिम्मेदारी दी। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में नहीं मिली थी सफलता। 2015 में उन्हें आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने करीब 11,000 वोटों से हराया। तो वहीं 2020 में उनकी हार का अंतर 3400 वोट के करीब था। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने वंदना कुमारी को बड़े अंतर से हरा दिया। पार्टी का आज मुख्यमंत्री तय हुआ और सर्वसम्मति से तय हुआ। विधायक दल की बैठक में सबने आपस में ओपिनियन बना के ये तय किया, तो पार्टी का धन्यवाद है। पार्टी में पूरी प्रक्रिया फॉलो की गई। अच्छी बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री को मौका मिला, वो काफी अच्छी बात है और हम कॉन्फिडेंट है कि वो अच्छे से निभा पाएगी अपॉर्चुनिटी। उनके पिछले 30 साल की मेहनत सक्सेसफुल रही। वो काफी टाइम से मेहनत कर रही है और उन्होंने खुद के बलबूते पे ये सारी चीजें करी है। वो खुद की डूसू प्रेसिडेंट से शुरुआत हुई, स्टूडेंट बॉडी से। तो पार्टी का मोदी जी को सबको धन्यवाद रहेगा कि उन्होंने उनको ये अपॉर्चुनिटी दे पाई और उनकी हार्डवर्क, उनकी स्किल्स आज काम में है फाइनली। सीएम रेखा गुप्ता ने संगठन में बड़ी भूमिका निभाई। राष्ट्रीय अधिवेशन हो या फिर कार्यकारी परिषद की बैठकें या फिर प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नेताओं का दिल्ली में कार्यक्रम, सबकी जिम्मेदारी रेखा गुप्ता ने बखूबी निभाई। रेखा गुप्ता को अचानक नहीं चुना गया, बल्कि लंबी प्लानिंग और हाई लेवल रणनीति के तहत उनकी ताजपोशी हुई। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय
और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से। तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना। रामलीला मैदान से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में राम राज्य स्थापित करने का सपना तो दिखा दिया, लेकिन इसे पूरा करना भी बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली की उम्मीदों को नए पंख लगा दिए गए हैं। दिल्ली वालों की आंख में साफ, स्वच्छ और विश्व स्तरीय दिल्ली के ख्वाब सजा दिए हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। रेखा राज में जल्दी काम होते और काम करते भी दिखना होगा। रेखा गुप्ता ने 2 महीने में 2000 लाइटें लगवा दी तो उनके पेट में क्यों डाल दिया। रेखा गुप्ता उस दौर में बीजेपी के लिए आवाज बनकर उभरी जब बीजेपी दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार, घोटालों और अपनी अनदेखी से आहत बताकर प्रचार कर रही थी। ऐसी विधायक जो झूठ बोलती है, झूठी, मक्कार, सड़क खुद नहीं बनवाती, बोलती है मुझे बनाने नहीं देती। सत्ता परिवर्तन की तैयारियों का एजेंडा पहले दिन से रेखा गुप्ता तय कर चुकी थी। यहाँ सड़क बनानी पड़ेगी, वो पीछे वाली सड़क भी मैं नहीं बनवाई। नाला, नाली, सब काम उस समय जितने दिखते थे वो सारे काम करवाए। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं दिल्ली में शपथ के साथ ही बीजेपी की परीक्षा शुरू हो गई है। अब हर दिन विपक्ष सवाल करेगा और सरकार को अपने काम से जवाब देना होगा। और सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए यमुना। और अब रेखा गुप्ता के लिए विपक्ष के आरोपों का ऐसा जवाब देना होगा जो दिल्ली की जनता को भी रास आए। दिल्ली के लिए यमुना सिर्फ एक नदी ही नहीं है, बल्कि चुनौतियों का एक ऐसा दलदल है जिसमें पिछली कई सरकारें फंसी तो फंसती ही चली गई, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए ये भावनाओं का ज्वार भाटा भी है। दिल्ली के लोगों को भी बता दिया कि हमारे लिए यमुना मैया कहीं किसी से कम नहीं है, हम यमुना मैया को गंदी नहीं रहने देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। यमुना माँ दिल्ली की पहचान है। दिल्ली को अगर जाना जाता है तो यमुना से जाना जाता है। यमुना नदी है तो दिल्ली बसी है, और ये अपनी माँ को ही भूल गए। हमने एक शुरुआत की है, एक प्रयास किया है, एक संकल्प लिया है, और यमुना आरती से उसकी शुरुआत की है। यमुना सफाई के प्लान कई चरणों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बनाए जरूर, लेकिन कुछ कागजों में लिखे रह गए और कुछ राजनीति के तेज बहाव में बह गए। यमुना साफ नहीं हो पाई। क्या रेखा गुप्ता की अगुवाई में ये काम पूरा हो सकेगा? इस सवाल का जवाब भी अब उन्हें देना है। सरकार बनते ही यमुना की आरती और आराधना शुरू हो गई। केजरीवाल यमुना साफ नहीं कर पाए तो लोगों ने उनको दिल्ली से साफ कर दिया। अब सीएम रेखा गुप्ता के सामने चुनौती बड़ी है। सवाल यही है कि 5 साल में क्या यमुना की सफाई संभव है? जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, गंगा मैया की सफाई हो, गंगा मैया पुनर्जीवित हो, एक सुंदर नदी और रिवरफ्रंट बने, उसमें हमें गंगा मैया से ताकत मिले काम करने की। ऐसी हमने यहाँ पे आकर पूजा अर्चना करी है। हमें यकीन है इस आरती से, इस पूजा अर्चना से हमें ताकत भी मिलेगी। दिल्ली में प्रवेश से पहले यमुना नदी के जल की गुणवत्ता को सामान्य बताया जाता है।
पर दिल्ली में प्रवेश के साथ ही यमुना में प्रदूषण का स्तर ऐसा हो जाता है कि न आप यमुना के तट पर खड़े हो सकते हैं, न आप यमुना में सैर कर सकते हैं। दिल्ली में यमुना नदी की पानी का ऐसा हाल है कि अगर आप पी लें तो बीमार पड़ जाए। हर तरफ आपको सफेद झाग की मोटी परत नजर आएगी। शहर के कारखानों से जो गंदगी निकलती है वो सब नालों के जरिए यमुना में पहुंचती है। मतलब मैं अगर शुरू से थोड़ा सा आपको ब्रीफ दूं, वजीराबाद पे जैसे यमुना एंटर करती है वहां से पानी जो है हारदोई या नांगलोई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे भेजा जाता है, जो कि हमारे पीने के लिए इस्तेमाल होता है। वहां से पानी जो है पीने वाला खत्म कर दिया जाता है और नजफगढ़ ड्रेन जो कि पूरा वेस्ट दिल्ली का जो सारा वेस्ट वाटर ला रही है, लगभग 70% पोल्यूशन लोड जो है वहां पे एंटर कर जाता है यमुना में। दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट के अनुसार हर रोज 0.86 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी यमुना से छोड़े जाने का एग्रीमेंट है। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक यमुना को जरूरत 6.6 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी छोड़े जाने की प्रतिदिन आवश्यकता है ताकि नदी चोक ना हो। जब भी कोई समस्या हो मैं आपके साथ हूं। अब तक आम आदमी पार्टी के केजरीवाल बीजेपी सरकारों पर निशाना बनाते थे, खास तौर पर हरियाणा की सरकार को जिम्मेदार ठहराते थे। लेकिन अब दिल्ली एनसीआर के सभी राज्यों में बीजेपी है तो रेखा गुप्ता के लिए यमुना का सवाल बड़ा बना रहेगा। विपक्ष उन्हें इसी सवाल पर सबसे ज्यादा घेरेगा। शुभकामनाएं और बधाई देती हूं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लेकिन ये बयान, ये दावे तो 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 7 सांसद इनके हैं, सब कुछ इनका, एमसीडी इनकी, अब सरकार भी इनकी है। देखते हैं यमुना कितनी साफ होती है। ये तो दावे जो है वो समय पर आने पर सच्चाई समय आएगी। अभी सिर्फ मुझे लगता है एक फोटो ऑप के लिए वहां पर मशीनें चल रही हैं, वहां पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन यमुना साफ होती है नहीं होती ये समय बताएगा। रेखा गुप्ता को जो दिल्ली विरासत में मिली है उसमें यमुना का पानी अगर एक मुद्दा है तो वायु प्रदूषण भी एक बड़ा सवाल है। दिल्ली जीत के साथ ही रेखा गुप्ता को प्रदूषण से घिरी दिल्ली मिली है। उन्हें सिर्फ समाधान ही नहीं ढूंढना है बल्कि समाधान होते हुए दिखना भी चाहिए, ऐसे फैसले भी लेने हैं। पोल्यूशन को लेकर अरविंद केजरीवाल जो बातें अभी तक करते रहे, क्या बीजेपी भी वही बातें दोहराएगी कि देखो भाई पंजाब से धुआं आ गया? कतई ही नहीं, क्योंकि बीजेपी बहानेबाज पार्टी नहीं है। ये वो पार्टी नहीं है जो काम नहीं करती और दोषारोपण किसी दूसरे पे करती है। अब आप देखिएगा हरियाणा के साथ भी समन्वय बनाया जाएगा, यूपी के साथ भी समन्वय बनाएगा, केंद्र सरकार के साथ कोई झगड़ा नहीं होगा। और नितिन गडकरी जी ने तो ये गारंटी दी है कि 5 साल के अंदर अंदर वो जो आप कचड़े के बड़े बड़े पहाड़ देखती है ना, उनका भी निवारण होगा और पराली का भी निवारण होगा। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। 18 नवंबर 2024 को PM 2.5 का स्तर 907 तक पहुंच गया था, जो WHO की सीमा से 60 गुना ज्यादा है। प्रदूषण से जान का खतरा बढ़ रहा है। हर साल 70 लाख लोग समय से पहले मरते हैं। स्ट्रोक, दिल का दौरा, डायबिटीज और फेफड़ों की बीमारियां बढ़ रही हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण मानवीय और प्राकृतिक कारणों से फैलता है। मॉनसून के दौरान प्रदूषण में थोड़ी कमी जरूर आती है, लेकिन बाकी महीनों में यह समस्या गंभीर हो जाती है। विशेष रूप से अक्टूबर से फरवरी के बीच वायु गुणवत्ता सबसे खराब होती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की मुख्य वजह वाहनों से निकलने वाला धुआं, पराली जलाना, निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल, कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण और पटाखों का धुआं है। लैंडफिल में आग और ईंट भट्टों से निकलने वाला धुआं भी समस्या को बढ़ाता है। दिल्ली का एयर पॉल्यूशन पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से भी बढ़ता है। 2022 में पंजाब में 48,489 पराली जलाने के मामले सामने आए थे, जबकि हरियाणा में यह आंकड़ा 3,380 था। साल 2023 में पंजाब में 33,719 पराली जलाने के मामले दर्ज हुए। वहीं हरियाणा में यह संख्या 2,052 रही। साल 2024 में पंजाब में 9,655 पराली जलाने के मामले रिपोर्ट किए गए, जबकि हरियाणा में यह आंकड़ा 1,118 था। ये सभी आंकड़े हर साल 15 सितंबर से 18 नवंबर के बीच एकत्रित किए गए थे। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की पिछली सरकारों ने भी उपाय किए। प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया गया। पुराने मोटर वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बंद किया गया।
सार्वजनिक परिवहन वाहनों को डीजल से सीएनजी में बदला गया। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP के तहत वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय किए गए। पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन वक्त के साथ साथ दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बढ़ती गई। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। वायु प्रदूषण के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार ने पड़ोसी राज्यों को भी जिम्मेदार ठहराया, लेकिन ऐसा कर पाना बीजेपी की रेखा सरकार के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि दिल्ली के पड़ोसी 2 राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है। इसके लिए केंद्र, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों को एक मंच पर लाना होगा। केजरीवाल की हार के कारणों में दिल्ली की जनता को पीने का साफ पानी न मिलना भी रहा। चुनावों में पानी एक बड़ा मुद्दा भी रहा। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। ये केजरीवाल का पानी है जो दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से ये गंदा पानी पीने में मजबूर हो रहे हैं। ये हम हरियाणा से जो पीछे से पानी आ रहा है यमुना में, पवित्र नदी में, ये हम पहुंचा रहे हैं। मैं इसको पी करके आया हूं, मैंने ये पानी पिया है, परंतु केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अनर्गल प्रचार, अनर्गल आरोप लगा रहा है। रेखा सरकार के सामने कम से कम समय में दिल्ली को साफ पानी देने की चुनौती भी रहेगी और पानी की आपूर्ति का भी बड़ा सवाल रहेगा। दिल्ली को हर दिन 1290 मिलियन गैलन पानी की जरूरत है, लेकिन वो केवल 990 से 1000 MGT पानी ही उत्पादित करती है, जिससे पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। अभी भी दिल्ली में 50 से ज्यादा कॉलोनियां हैं जहां पाइपलाइन के माध्यम से पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती। इन इलाकों के लोग पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए टैंकरों पर निर्भर हैं। समस्या है पानी की, जब तक ये चालू नहीं होगा पानी की समस्या खत्म नहीं होगी। ये टैंकर पीने का पानी तो बस यही है। पानी के कील के लिए बहुत दिक्कत चलता है। पानी तो पीने लायक तो है नहीं, साफ नहीं है बिल्कुल भी। टैंकर माफिया इतना हावी है, बिना पैसे लिए टैंकर नहीं भेजता, उसके बाद अगले दिन के लिए फिर उससे हाथ जोड़ने पड़ते हैं यहाँ के क्षेत्र वालों को कि अगले दिन टाइम से पानी ले आए। बीजेपी ने दिल्ली का चुनाव यमुना, सड़क पानी और साफ सफाई के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के अधूरे वादों पर आरोप लगाते हुए लड़ा था और उन्हें पूरा करने का भरोसा भी दिल्ली की जनता को दिया। लोगों ने 3 चुनाव में यमुना जी की सफाई के नाम पर वोट मांगे। आज कह रहे हैं और बेशर्मी देखिए अब कहां तक पहुंच गए। अरे भाई यमुना जी से तो वोट थोड़ा मिलता है, हम यमुना जी की सफाई नहीं करेंगे। बेशर्मी से ये कहने की इनकी हिम्मत, ये चौंकाने वाला चरित्र है जी। बेशर्मी है। इसके अलावा फ्रीबीज के मुद्दे पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से भी आगे निकलते हुए कई ऐलान किए, जिनमें महिलाओं और बुजुर्गों को लेकर योजनाएं शामिल हैं। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य की वित्तीय हालत को संतुलित करते हुए अपने भारी भरकम चुनावी वादों को पूरा करना है। भाजपा के अन्य बड़े नेताओं ने कहा था कि 8 मार्च को महिला दिवस वाले दिन इसकी पहली किश्त सबके अकाउंट में भी होगी। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक बार फिर से भाजपा अपने वादों से मुकर रही है। जिस तरह से भाजपा ने चुनाव के बाद हरियाणा की जनता को धोखा देने का काम किया, महाराष्ट्र की जनता को धोखा देने का काम किया, वही प्रयास यहाँ पर भाजपा का दिख रहा है। इससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं वो करते हैं, बाकी मोदी जी सिर्फ जुमला देते हैं। जनता ने वादों पर एतबार किया और आपसे छीनकर सत्ता की चाबी बीजेपी को सौंप दी। लेकिन अब बीजेपी के सामने चुनाव जीतने से भी बड़ी चुनौती है। चुनौती
दिल्ली से किए वादों को पूरा करने की। अब अगर दिल्ली की वित्तीय हालत और वादे पूरे करने के लिए जरूरी धन की तुलना की जाए तो असल स्थिति समझ में आती है। 2024-25 के लिए दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ रुपए है, जबकि साल भर में टैक्स से होने वाली अनुमानित आय सिर्फ 58,750 करोड़ रुपए है। अब अगर बीजेपी के वादों में से कुछ मुख्य वादों को पूरा करने के लिए बजट पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को देखा जाए तो 38 लाख योग्य महिलाओं को 2500 रुपए की मासिक मदद के लिए लगभग 11,000 करोड़ और चाहिए। 24,40,000 वरिष्ठ नागरिकों को 2500 रुपए, जिनमें 70 प्लस को 3,000 रुपए प्रतिमाह देने के लिए 4,100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और जरूरतमंदों को केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त का खर्च अलग है। अब बीजेपी के वादों से अलग दिल्ली के विकास के लिए कुछ और बेहद जरूरी खर्चों को देखना भी जरूरी है। यमुना की सफाई पर पिछले कुछ सालों में 8,000 करोड़ रुपए का खर्चा हो चुका है, लेकिन वो अभी नाला जैसी ही है। बीजेपी को इसके लिए भी पैसा चाहिए होगा। सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए अनुमानित खर्च लगभग 10,200 करोड़ रुपए है। मेट्रो के 3rd फेज को पूरा करने और चौथे का काम आगे बढ़ाने के लिए भी करीब 2,700 करोड़ रुपए चाहिए। बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वादे पूरे करने के साथ साथ विकास के लिए लगातार जरूरी होते जा रहे खर्च के लिए पैसे का प्रबंध कैसे किया जाएगा। बीजेपी की दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए भी फंड चाहिए होगा। सड़कों और सीवर को दुरुस्त करने के लिए भी भारी रकम की जरूरत पड़ेगी। मार्च में नए वित्त वर्ष के बजट के लिए बीजेपी के पास सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है और 1 महीने में ही बीजेपी को अपना सारा गणित बिठाना होगा। आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए दिल की गहराई से आभार।